हमारी उंगलियों पर निशान यानी फिंगरप्रिंट्स क्यों होते हैं? शेरलॉक होम्स अक्सर कहता है कि एक अचूक अपराध जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सच है कि अपराधी हमेशा कोई ना कोई निशान छोड़ जाते हैं। और आप सभी जो जासूसी फिल्में देखना पसंद करते हैं, वो इस बात से सहमत होंगे कि अपराधियों का पता लगाने के लिए उंगलियों के निशान सबसे आसान तरीका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें फिंगरप्रिंट्स होते क्यों हैं? और हमारी जिंदगी में वो क्या भूमिका निभाते हैं? आज फिंगरप्रिंट्स को लेकर हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर फिंगरप्रिंट होता क्या है। एक फिंगरप्रिंट एक छाप या मार्क होता है जो इंसान की उंगली के ऊपर बना घर्षण का निशान होता है और ये उंगलियों की नोक पर छोटे छोटे घुमावदार पैटर्न में होता है। इनमें 3 प्रकार के फ्रिक्शन रिज पैटर्न्स होते हैं: गांठदार, घुमावदार और वृत्तखंड। फिंगरप्रिंट की पहचान करना यानी डैक्टिलोस्कोपी एक तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें मुजरिम के रिज इंप्रेशन को उंगलियों, हथेलियों और उन पैरों की उंगलियों से मिलाकर देखा जाता है जो डेटाबेस में पहले से मौजूद होते हैं। और अब सवाल ये है कि इन फिंगरप्रिंट्स का मकसद क्या होता है और ये हमें क्यों होते हैं? वैसे वैज्ञानिकों ने इसका एक ये कारण दिया है कि उंगलियों पर बने ये निशान घर्षण द्वारा इंसान की पकड़ बनाने में मदद करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी उंगलियों के निशान से हमारे पूर्वजों को ऊबड़-खाबड़ सतहों पर चलने में मदद मिली होगी। उंगलियों के निशान का एक और उद्देश्य ये भी है कि ये स्पर्श की भावना और चीजों की पहचान करने में भी सहायक होते हैं। इन लकीरों के नीचे मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। ये एक तरह के सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो तब काम करने शुरू हो जाते हैं जब इनसे कोई चीज टकराती है या फिर आप कोई सामान उठाते हैं, और साथ ही ये दिमाग को भी जरूरी जानकारी पहुंचाते हैं। लेकिन हर किसी के फिंगरप्रिंट्स अलग क्यों होते हैं? लोगों के फिंगरप्रिंट्स पैटर्न एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेल नहीं खाते। यहां तक कि फिंगरप्रिंट्स डीएनए से भी ज्यादा खास होते हैं। उदाहरण के लिए जुड़वां बच्चों का डीएनए एक हो सकता है और कईयों का तो होता भी है, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स हमेशा अलग होते हैं। वास्तव में आपकी उंगलियों के निशान तो आपकी अपनी उंगलियों के बीच भी भिन्न होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी हर उंगली का प्रिंट अलग होता है। क्या आप अपने फिंगरप्रिंट्स को जला सकते हैं? वैसे इसका जवाब है हाँ। अगर उंगली पर गहरा कट लग जाए या जल जाए और उससे त्वचा की बाहरी चमड़ी को नुकसान पहुंचे तो आपके फिंगरप्रिंट्स हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। वैसे सच तो ये है कि उंगलियों के निशान या फिंगरप्रिंट्स का वास्तविक उद्देश्य कभी पता ही नहीं चल पाया, लेकिन हम इस बात से जरूर सहमत हैं कि लोगों की पहचान करने के लिए ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण और आवश्यक है। क्या ऐसी तस्वीरें देखकर आपको भी उबासी आने लगी? जम्हाई या उबासी लेने की प्रक्रिया को ऑसिटेशन कहते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि जम्हाई आपके दिमाग का प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जो आपके थके दिमाग और ज्यादा काम में व्यस्त ग्रे मैटर को ठंडा करने के लिए ठंडे रक्त को आपके दिमाग तक पहुंचाती है ताकि आप अपना काम अच्छे से कर सकें। यहाँ तक कि उबासी के बारे में सोचने से भी आपको उबासी आ सकती है। सभी उबासी लेते हैं, यहाँ तक कि जानवर भी। आमतौर पर लोगों का ये मानना है कि जब नींद आती है तभी उबासी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उबासी लेने के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। हमें उबासी तब आती है जब हम थके होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा बोर हो चुके होते हैं या जब हम दूसरों को उबासी लेते हुए देखते हैं। आपको सबसे ज्यादा उबासी कब आती है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ मजेदार फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि बच्चे भी गर्भ में उबासी लेते हैं? उबासी लेने की प्रक्रिया क्या है? दिन भर काम करने के बाद हमारा दिमाग बुरी तरह से थक जाता है, जिसके बाद उबासी आती है, जिसके दौरान हम अपने जबड़ों को फैलाते हैं और ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाओं के जरिए हृदय से दिमाग तक खून पहुंचाते हैं। इसके साथ ही हम अपने नाक और मुंह से हवा को अंदर लेते हैं। हवा दिमाग तक जाने वाले खून को ठंडा करती है, जिससे हमारा दिमाग फिर से तेजी से काम करने लगता है। क्या उबासी संक्रामक है? उबासी सभी वर्टेब्रेट्स के लिए संक्रामक होती है, जैसे कि इंसान, मछलियां, पक्षी और सांप। एक अध्ययन से पता चला है कि संक्रामक उबासी सोशल मिररिंग से जुड़ी हुई है, जहां जीव एक दूसरे के कामों की नकल करते हैं। इस श्रेणी में आने वाले अन्य जीव खुजली करते हैं, पैर पर पैर चढ़ाकर बैठते हैं और हंसते हैं। उबासी को कैसे रोक सकते हैं? पहला, गहरी सांसें लें। शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है और इसलिए गहरी सांस लेने से उबासी को आने से रोका जा सकता है। दूसरा, चलते रहिए। अपनी दिनचर्या को तोड़ने से आपके दिमाग में ऊब बढ़ जाती है,
थकावट, ऊब आना और तनाव की भावनाओं से लोगों को अधिक उबासी आती है। ज्यादा उबासी आने से आप ज्यादा कैफीन लेना भी शुरू कर देते हैं। तीसरा, खुद को तरोताजा रखिए। आप बाहर भी घूम सकते हैं या फिर किसी ठंडी जगह पर जाकर भी बैठ सकते हैं। अगर आपके पास ये सब करने का समय नहीं है तो ठंडा पानी पीजिए या फिर ठंडे स्नैक्स खाइए। आखिर हम क्यों हंसते हैं? चार्ली चैपलिन ने एक बार कहा था कि हंसी के बिना एक दिन भी बेकार है। तो क्यों ना खुलकर हंसा जाए और क्यूरियस पंथी के वीडियोस को देखा जाए। हंसना ये सिर्फ एक मजेदार काम ही नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों हंसते हैं? कौन सी चीज हमें हंसाती है? हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जिससे हम हंसने लगते हैं? क्या आप हंसी से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के लिए क्यूरियस हैं? तो उनके जवाब आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन पहले हमारे चैनल क्यूरियस पंथी को सब्सक्राइब कर लें। फिलोसोफर जॉन मॉरियल का मानना है कि पहली बार इंसान तब हंसा होगा जब उसने किसी खतरे से छुटकारा पा लिया होगा। वहीं कई शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि हंसी का मकसद इंसानों के रिश्तों को बढ़ाना और मजबूत बनाना होता है। आइए हंसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। हंसी हास्य के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया है। हमें हंसी तब आती है जब हम कोई चुटकुला सुनते हैं या हमें कोई गुदगुदी करता है या अगर हम किसी मजाकिया कहानी या घटना पर नजर डालते हैं। इससे आपके ज्यादातर सकारात्मक भाव किसी दृश्य के रूप में नजर आते हैं, जैसे कि खुश रहना, हंसमुख महसूस करना, राहत और खुशी महसूस करना। हंसी के दो भाग होते हैं, इशारों की एक कड़ी और आवाज का होना। जब हम हंसते हैं तो दिमाग हम पर उन दोनों गतिविधियों को एक साथ संचालित करने के लिए दबाव डालता है, क्योंकि शरीर के कई हिस्सों में यहाँ तक कि हाथ, पैर और ट्रंक की मांसपेशियों में भी बदलाव होते हैं। लेकिन हमारा दिमाग प्रतिक्रिया कैसे देता है? प्रतिक्रिया दिमाग में उत्पन्न होती है। दिमाग की लार्ज फ्रंटल लोब, जिससे हमें सामाजिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का पता चलता है, वो तब बहुत सक्रिय हो जाती है जब हम हंसते हैं। हम हंसते हंसते रोने भी लग जाते हैं। जब हम किसी बात की बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं तो हंसने से हमारा तनाव कम हो सकता है। हंसी के शारीरिक अध्ययन को एक नाम दिया गया है, जिलेटोलॉजी। इतना ही नहीं, मरीजों को ठीक करने के लिए भी हंसी काफी मददगार साबित हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बिना किसी कारण क्यों हंसते हैं? वैसे हम इंसान बहुत अजीब होते हैं और हम कहीं भी कभी भी हंस सकते हैं। कभी कभी हंसना और रोना, वो भी ऐसी जगहों पर जहां हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि लेक्चर के बीच में अचानक हंस पड़ना या फिर किसी के अंतिम संस्कार पर। हम में से किसी ना किसी ने तो ऐसा एक बार अपनी जिंदगी में जरूर किया होगा। लाफ्टर थेरेपी क्या है? ये एक प्रकार की चिकित्सा है जो दर्द और तनाव को दूर करने के लिए हास्य का उपयोग करती है और इसे हम किसी व्यक्ति की हालत सुधारने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें हंसी के व्यायाम, मस्खरेपन, कॉमेडी फिल्में, किताबें, खेल या चुटकुले शामिल होते हैं। तो वास्तव में आपके साथ क्या होता है जब आप एक लाफ्टर वर्कशॉप का हिस्सा होते हैं? एंडोर्फिन केमिकल रिलीज होता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है, आपको आराम मिलता है, क्योंकि आपका तनाव और चिंताएं कम हो जाती हैं। क्योंकि हमारा शरीर असली और नकली हंसी के बीच अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए आप जब भी हंसते हैं तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए कुछ मजेदार करते हैं। जरा सा मुंह खोलिए और उसके बाद हंसिए। कोई बात नहीं अगर जबरदस्ती भी लग रही है तो। मुस्कुराते वक्त अपनी भावनाओं पर एक बार जरूर नजर डालें। क्या आपको अब अच्छा महसूस हो रहा है? चलिए आपको एक चुटकुला सुनाते हैं। नॉक नॉक। कौन है? एनी। एनी कौन? एनीथिंग, जिसके बारे में सोचकर आपको अभी के अभी हंसी आ जाएगी। बढ़िया, क्यों हंसी आई ना? आपको देखकर बाकी सब भी हंसने लगते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घंटों लिफ्ट में फंस जाने के बारे में। सुनकर ही डर गए ना? अगर आपको लिफ्ट, हवाई जहाज, सार्वजनिक बाथरूम या भूमिगत मार्ग से डर लगता है और यहाँ तक कि इनके ख्याल से ही आप कांप जाते हैं, तो आपको संवृत्ति भीति यानी कि क्लॉस्ट्रोफोबिया है। तो आखिर क्लॉस्ट्रोफोबिया होता क्या है? ये एक तरह का डर है जो आपको बंद और तंग जगहों से लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप शायद यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे और ऐसे ही फंसे रह जाएंगे। लेकिन ये होता कैसे है? इसका मुख्य कारण है दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स के असंतुलन की वजह से आपको घबराहट होना। दिमाग में घबराहट का केंद्र बंद हो जाता है, जबकि घबराने की कोई बात भी नहीं होती।
इससे इंसान अस्थिर हो सकता है, उसे चक्कर आ सकता है, पागल हो सकता है, नियंत्रण खो सकता है और यहाँ तक कि उन्हें ऐसा भी लगता है कि वो मर जाएंगे। एक अध्ययन से पता चला है कि दुनिया की 5 से 10% आबादी गंभीर क्लॉस्ट्रोफोबिया से प्रभावित है। लेकिन ये भी जानने में आया है कि इनमें से कुछ ही लोग इसका इलाज करवाते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से क्लॉस्ट्रोफोबिया हो सकता है। हम आपको उनमें से कुछ खास कारण बताएंगे। पहला कारण, कंडीशनिंग या बचपन का डर। अगर किसी के साथ अतीत में कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें व्यक्ति छोटी सी जगह में फंस गया हो, जैसे कि लिफ्ट या अलमारी में, वो भी लंबे समय के लिए, तो ये क्लॉस्ट्रोफोबिया का एक प्रमुख कारण हो सकता है। अगर कल आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको अपने अतीत की घटना याद आ जाती है और आप घबराने लगते हैं। हालांकि ऐसा आपके साथ बचपन में हुआ होता है, लेकिन बड़े होने के बाद भी आपका वो डर आपके अंदर से नहीं जाता और अक्सर एमआरआई मशीन के अंदर मरीजों को क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस होता है। दूसरा, जेनेटिक फैक्टर्स या पैदाइशी कारण। मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने घबराहट की समस्या और क्लॉस्ट्रोफोबिया के बीच एक संबंध भी पाया है। एक अध्ययन से पता चला है कि जिन्हें घबराहट की समस्या है उनमें आम आदमी के मुकाबले छोटे एमिग्डालाए होते हैं, यानी हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो डर को संसाधित करता है। ये छोटा आकार आनुवांशिक होता है और परेशानी तब शुरू होती है जब दिमाग को डर और खतरे दोनों को एक साथ समझने में दिक्कत होती है। तीसरा कारण, नियर स्पेस या करीब आने का डर। एक और अध्ययन से पता चला है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया प्रत्येक व्यक्ति के दूसरों के करीब आने से संबंधित है। ज्यादातर लोगों की पर्सनल स्पेस केवल उनके हाथों जितनी होती है। वहीं जिन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है वो लोगों से बहुत दूर ही रहना चाहते हैं और जैसे ही कोई उनके करीब आने की कोशिश करता है उनका दम घुटने लग जाता है। एक अध्ययन से यह भी पता चला है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को क्लॉस्ट्रोफोबिक होने की अधिक संभावना है। चौथा कारण, एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई का डर। शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया का संबंध एक्रोफोबिया से हो सकता है, जो कि ऊंचाई का डर है। इसके पीछे कारण यह है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया वाले लोग क्षैतिज जगहों को कम आंकते हैं, उसी तरह से एक्रोफोबिया वाले लोग खड़े स्थानों को ज्यादा आंकते हैं। अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि हम सभी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है और ये हम सभी के अंदर, लेकिन हमारे आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक कोड में कहीं दबा हुआ होता है। यानी कि हम अब भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया क्यों होता है, और एंजाइटी यानी कि चिंता की तरह इसका भी कोई इलाज नहीं है। क्लॉस्ट्रोफोबिया का इलाज आमतौर पर मनोचिकित्सा द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के परामर्श आपको अपनी घबराहट और पुराने डर को दूर करने में मदद करते हैं, लेकिन आपके लिए हमारे पास भी कुछ सुझाव हैं जो इससे निपटने में आपकी मदद कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस लें और प्रत्येक सांस के साथ 3 तक गिनें। किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाएं जिससे आप सुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे कि समय कितनी जल्दी से गुजर रहा है, या ये सोचें कि आप इस दिक्कत से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आपका डर और ये चिंता दूर हो जाएगी। खुद के डर को चुनौती दें, जैसे कि ऐसी पुरानी बातें जिनसे आपको डर लगता है, और ये सोचें कि ये सब बेकार की बातें हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं। अपना ध्यान किसी खुशी देने वाली बात पर लगाएं, जैसे कि हैरी पॉटर की किताबों में कहा गया है, उन्हें पेट्रोनस की तरह इस्तेमाल करें। ऐसा करने से यकीनन आपका डर कहीं गायब हो जाएगा।